नैना सेल देना। सेल इसमें सेल फिर खत्म हो गए। कौन से वाले में से? इसमें सेल गड़बड़ कर रहे हैं यार। ये वाला डाल दिया, काला वाला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। अपने सभी मित्रों को लाइव आने का इनविटेशन भेज चुके हैं। पेन पेपर हाथ में है, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप साथ में है। स्वागत है सभी मित्रों का। तारीख 28 अक्टूबर 2020 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए साथियों शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे द्वारा इस क्लास के अंत में आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो रोजाना लाया जा रहा है जो कि आपको दिन भर की समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण होता है। और उस क्रम में आज आपको वीडियो प्राप्त होने वाला है जिसमें आप जानेंगे कि क्या बिग बाजार डूब जाएगा, क्या है अमेजन की, फ्लिपकार्ट की, अमेजन की, रिलायंस की और फ्यूचर ग्रुप की वो डील जिसकी वजह से यह सवाल पूछा जा रहा है। आपको इस क्लास के बाद एक वीडियो जो मैंने कल शाम को रिकॉर्ड कर दिया था उसके माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको दोपहर 12 बजे मेरे द्वारा यूपीएससी चैनल पर आज का दा हिंदू हिंदी में उपलब्ध कराया जाएगा। नंबर 3, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी की सभी क्लासेस पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा वर्तमान में यूपीएससी के अंदर फाउंडेशन बैच लिया जा रहा है और एसएससी में भी फाउंडेशन बैच लिया जा रहा है। एसएससी के फाउंडेशन बैच में मेरे द्वारा वर्तमान में हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है और उस हिस्ट्री में वर्तमान में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। इसके बाद में मिडाइवल और मॉडर्न का क्रम आएगा। मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन को। हमेशा की तरह जरूरी सुर्खियों के साथ शुरुआत की जा रही है। सबसे पहली सुर्खी बनी है, चिली के लोगों ने संविधान में बदलाव लाने के लिए जनमत संग्रह की मांग की थी जिसे पूरा कर लिया गया है और जनमत संग्रह की मांग के फलस्वरूप वर्तमान में संविधान सुधार की जो पहल थी वो आगे बढ़ने वाली है। नंबर 2, मेरे प्यारे साथियों, तमिल अभिनेता विजय, उनके द्वारा एक ऐसी फिल्म जिसके अंदर मुरलीधरन को ध्यान में रखते हुए मूवी बनाई जा रही थी उससे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। क्या है ये पूरा मुथैया मुरलीधरन का विवाद जिसके चलते श्रीलंका का इतिहास आज हमें जानना पड़ेगा। श्रीलंका में हुए सिन्हले और तमिल विवाद के बारे में आपको जानना पड़ेगा, आज की इस न्यूज में पता चलेगा। इसके साथ ही मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में राजस्थान के अंदर 1,72,000 साल पुरानी नदी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चर्चा करेंगे कहां पर यह प्रमाण प्राप्त हुए हैं, कौन सी जगह खास है, एक एक करके सारी बातों के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मेरे प्यारे साथियों, भारतीय दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने हाल ही में क्लाउड कम्युनिकेशन के लिए एयरटेल IQ नामक प्रोग्राम लॉन्च किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है क्योंकि यह अपने आप में टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन कहा जाएगा इस चीज को। यानी ये इस प्रकार से समझ लीजिए कि इसकी वजह से अब एनक्रिप्टेड वॉइस आने लगेंगी। साथ में मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार ने जो विलुप्त हो रही गिद्ध हैं उनके संरक्षण के लिए एक कार्य योजना बनाई है जिसमें 2020 से 25 के बीच में गिद्ध को किस प्रकार से बचाया जाए इसके लिए वल्चर कंजर्वेशन प्लान बनाया है। साथ में मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में नासा के सोफिया टेलीस्कोप द्वारा चंद्रमा पर पानी की खोज के प्रमाण मिले हैं जिसमें यह पता चला है कि चंद्रमा के ऊपर पानी उपस्थित है। साथ में भारतीय मूल के केवल राम कलवान हाल ही में सेशल्स के राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, सेशल्स में राष्ट्रपति चुने गए हैं। केंद्र सरकार ने पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लागू किया है। अटल इनोवेशन मिशन ऑस्ट्रेलिया के साथ परिपत्र अर्थव्यवस्था पर 2 दिवसीय हैकाथन का आयोजन करेगा और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीडीपी की वृद्धि में 10% की गिरावट दर्ज की जाएगी। इन तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम शुरू करते हैं। अपने साथियों से सेशन को शेयर कर दीजिए। मेरे साथ में तमाम मेरे प्यारे साथी इस समय उपस्थित हैं, सेशन को शेयर करने का कष्ट करें। जो भी मेरे प्यारे साथी इस समय उपस्थित हैं उन सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। मोहित, चिराग, एक मिनट मैं खुद भी शेयर कर देता हूं। लीजिए, मैंने भी इसे अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है बच्चों, आप भी शेयर कर दीजिए शीघ्र ही ताकि आपके अन्य साथी जितने भी हैं
आकर के पढ़ाई प्रारंभ कर दें। धीरज, मंडी, सम्राट, विक्रम, अंकित, आशीष, सौम्या, पीसी, नीलेश, अंकिता, सोनी, श्रेया, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आइए साथियों, आज का मोटिवेशनल कोटेशन जानते हैं। कोटेशन है, सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल डू नॉट वरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटीज, दे वरी इन देयर डिजायर टू रीच देयर पोटेंशियल। देखिए, सफल और असफल लोगों के अंदर कुछ खास योग्यताओं का अंतर नहीं होता है, यानी कि आप उनमें यह देखें कि ये बहुत ज्यादा काबिल थे इसलिए सफल हुए, यानी इनके पास कोई ऐसी विधा थी, यानी कि इनको बहुत सुंदर लेटर लिखने आते थे इसलिए ये IAS बन गए, ऐसा नहीं है। अपितु क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर कहा गया है दे वरी इन देयर डिजायर्स टू रीच देयर पोटेंशियल। उनके अंदर अपनी क्षमताओं तक, अपनी महत्वाकांक्षाओं तक पहुंचने की जो इच्छा शक्ति है उसमें अंतर होता है। आप और एक ऐसा विद्यार्थी जिसने यह निर्धारित किया हुआ है कि वो भी सफल होगा, आप अगर सफल होते हैं तो कहा जाएगा कि आपने अपने लक्ष्य को पूरे दिलो जान से चाहा था। आपकी जो चाहत थी ना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, जिसने आपको एक सफल व्यक्ति बनाया, उसके कारण, उसका प्रमुख कारण यह है मेरे प्यारे साथियों कि आपने अपने लक्ष्य को बहुत ही डेडिकेशन के साथ पाया था, चाहा था, उसकी वजह से आपको यह लक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो हमको यह कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो भी हमारे लक्ष्य हैं, विद्यार्थी जीवन में लक्ष्य केवल पढ़ना ही है, तो इसको करते समय कोई सेकंड ओपिनियन दिमाग में मत रखिए, पूरी शिद्दत से जुड़ करके पढ़ाई प्रारंभ कर दीजिए, आपको सारे लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल को। महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में जबरदस्त सवाल के साथ शुरुआत कर रहे हैं। साथियों, आज एक देश चर्चा में है जिसका नाम है चिली। मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होगा कि यह देश दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिका के इस देश में हाल ही में एक जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह के कारण यहां पर लोगों ने कहा, अब आपको यह बात तो असल में अच्छे से समझ में आ चुकी है कि जनमत संग्रह होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ जरूरी जानकारियां देना चाहूंगा। मेरे प्यारे साथियों, लोकतंत्र यानी कि लोगों से पूछा हुआ कोई भी काम जिसके माध्यम से जनता जनता के द्वारा जनता के लिए शासन करे, उसको दो प्रकार से समझा जाता है। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता से पूछ के निर्णय किए जाते हैं हर बार, जिसमें पूछ करके निर्णय किए जाने में जनमत संग्रह एक तरीका होता है। जनमत संग्रह का मतलब होता है लोगों से पूछा गया कि क्या हम यह काम कर सकते हैं। ऐसा हुआ चिली के अंदर। क्या पूछा गया लोगों से कि आप क्या चाहते हैं, अभी आएंगे उस चीज पर। लेकिन दूसरी जो तथ्य है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें आप और हम रहते हैं, जिसमें जनता ने एक बार 5 साल में चुन करके लोग भेज दिए, यह समझते हुए कि इन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए और वो हमारे बिहाफ पर निर्णय लेते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए निर्णय लिए जाते हैं। प्रत्यक्ष निर्णय में जनता खुद निर्णय लेती है कि वो क्या चाहती है। देखिए, आपके सामने एक दृश्य दिखाई दे रहा है, शायद आपको यह काफी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यह कोई पेंट नहीं है मित्रों, यह जनता खड़ी है। यह अक्टूबर 2019 की चिली की फोटो है, दक्षिण अमेरिकी देश की फोटो है। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि कितनी जबरदस्त घटना है, दुनिया के अंदर क्या क्या होता है। आप सुनिए मेरे प्यारे साथियों, मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको चिली के बारे में। पहला फैक्ट सुनिए, ये आपको जो जनता दिख रही है ना, ये यहां पर आई क्यों है, इतनी सारी जनता खड़ी क्यों है? मेरे प्यारे साथियों, इसके पीछे प्रमुख रीजन क्या है कि चिली के अंदर मेट्रो का किराया बढ़ गया। अब आप पूछेंगे कि सर मेट्रो का किराया बढ़ गया तो इस बात को लेकर के जनता इतनी निकल करके आ गई। अब ध्यान से समझना, आपको मजेदार फैक्ट क्या पता चलेगा। मेट्रो का किराया बढ़ गया तो रोड पे लोग आ गए। मैंने कहा हां भाई, और बोले इतने लोग आ गए, बोले जिसकी वजह से आपको ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग जहां तक चल रही है, ट्रेन चल रही है, समुद्र बन गया। मैंने कहा बिल्कुल। बोले इसका मतलब गरीब होंगे ये लोग। मैंने कहा भाई सुनो, अपन से बहुत ज्यादा अमीर हैं ये। बोले बहुत ज्यादा अमीर है मतलब? मैंने कहा वर्ड में बैंक इनको हाई इनकम ग्रुप में रखता है, आप तो लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं, मिडिल में भी नहीं आ रहे, लोअर मिडिल में आते हैं। ये हाई इनकम ग्रुप में हैं, एज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये टॉप 50 में रहते हैं। मजेदार बात बताऊं, जिस दक्षिण अमेरिका के अंदर ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला ऐसे देश हैं, बड़े बड़े देश, उन दक्षिण अमेरिका के पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे अमीर देश है ये। मतलब यहां की पर कैपिटा इनकम ब्राजील वगैरह, जो ब्रिक्स के मेंबर ब्राजील, वही वाला ब्राजील जहां दक्षिण अमेरिका में है ना, जानते हो ना, उससे ज्यादा है इसकी पर कैपिटा इनकम। बोले फिर ये लोग बाहर क्यों निकल के आ गए? भाई साहब, ये लोग निकल के बाहर इसलिए आए क्योंकि इनको लगा कि इनकी सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही है। अब आप पूछेंगे ये क्या मतलब हुआ? बोले जनता के लिए तो काम हो रहा है, मेट्रो का किराया बढ़ गया तो इसमें क्या मुसीबत आ गई? मुसीबत ये आ गई कि इन्होंने कहा कि उस गरीब का क्या होगा
होगा जो कि इस मेट्रो से सफर करता है। हम उसके लिए रोड पर हैं। अब आप बताइए दुनिया में किस प्रकार से लोग विचार करते हैं, इसे कहते हैं सोच मेरे प्यारे साथियों। हम उस आदमी के लिए रोड पर उतरे हैं जो कि इस मेट्रो से सफर करता है। आम आदमी है, वो कैसे यात्रा करेगा भाई, इतने महंगे दामों पर कैसे यात्रा करेगा? हमको ये रेट तो नहीं, तो फिर आपको लगेगा सरकार को चाहिए था कि रेट घटा देती तो सारा आंदोलन खत्म हो जाता। बिल्कुल सही है, लेकिन अब साहब यहां पर दूसरा एक पक्ष और था जिसके कारण विरोध हुआ ये मेरे प्यारे साथियों कि जो वर्तमान में यहां की सरकार थी, उस सरकार ने यहां के जो प्राइवेट जो सरकारी संस्थान हैं, या फिर ये समझिए कि स्कूल है, हेल्थ सेक्टर है ना, इनको क्या किया मेरे प्यारे साथियों, प्राइवेट कंपनियों को देना शुरू कर दिया। जैसे आपके भारत में वर्तमान में रेलवे को प्राइवेट में देने का काम किया जा रहा है, ऐसे ही चिली के अंदर क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, यहां पर स्कूल को, हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा नहीं चाहिए, प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो वो लोग अपने फायदे के लिए कीमतें बढ़ाएंगे, हम नहीं करना चाहते। तो फिर इनने ये कहा कि हमको चाहिए ही नहीं, हमको ये सब व्यवस्था नहीं चाहिए, ऐसे इंसान ही नहीं चाहिए जो इस प्रकार के विचार करते हो, ऐसा संविधान ही नहीं चाहिए जिसमें कि राष्ट्रपति बैठ करके ये निर्णय ले ले कि हमें कैसा देश चाहिए। तो भाई साहब यहां पर जो बैठे हुए राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है मेरे प्यारे साथियों सेबेस्टियन पिएरा ने यहां पर लोगों से कहा कि चाहते क्या हो? तो लोगों से दो सवाल पूछे गए। पहला सवाल पूछा गया, क्या तुम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हो जिसके तहत मेरे जैसे लोग ही ना आए जिन्होंने चिली को इस समय दक्षिण अमेरिका की सबसे ताकतवर कंट्री बना दी है, ऐसा चाहते हो? लोगों ने कहा जी हां, यही तो रेफरेंडम था। तो दो सवाल लोगों से पूछे गए थे, क्या आप क्या चाहते हैं, यानी कि आप किस प्रकार का देश चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव चाहते हैं? बोले हां। अब सुनिएगा, दो सवाल थे, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नंबर एक, दूसरा सवाल इनसे पूछा गया था और वो ये था कि कैसी संस्था आप चाहते हैं जो आपके लिए संविधान लागू करे। कैसी संस्था चाहते हैं, जो वर्तमान में चल रही है वैसी संस्था जिसमें 50% लोग इलेक्टेड होते हैं, या फिर आपके ही द्वारा 155 जो सदस्य हैं आपकी संसद में चुने जाएंगे जो आपके नए संविधान का निर्माण करें? यह सवाल इनसे पूछा गया। इस दो सवाल को लेकर के मेरे प्यारे साथियों यहां पर जनमत संग्रह हुआ। 78% लोगों ने वोट दे करके यह कहा कि हम नया संविधान चाहते हैं और उस नए संविधान के अंदर जो लोग स्थित होंगे उनका चुनाव भी हम करेंगे। दैट मींस वहां पर बनने वाली संसद के 155 सदस्यों को चुनकर हम भेजेंगे और उनका चुनाव जनवरी 2021 में तय किया गया है। यह था जनमत संग्रह। लेकिन आपके मन में ना एक सवाल बन गया होगा, क्या सर चिली में इतना पैसा कैसे है, ये क्या ज्यादा चिल करते हैं क्या? अरे भैया चिली के साथ याद कर लो, एक तरीका बताते हैं। चिली में आगे लगा हुआ है सी। बोले सर सी लगा हुआ है तो क्या मतलब हुआ? अरे हमने कहा याद करना आसान होगा, सी फॉर कॉपर याद कर लो बेटा। दुनिया का 30% कॉपर हर साल उत्पादित करता है कौन? चिली। याद रखिएगा, चिली क्या उत्पादित करता है? दुनिया का 30% कॉपर वर्तमान में उत्पादित करता है। इस बारे में आप लोग अतिरिक्त रूप से जान लीजिएगा, ठीक है ना? ये सारे फैक्ट जो मैंने यहां दिखाए हैं वो आपको बोल दिए हैं। अगर मैं मैप में दिखाऊं आप लोगों को तो यह है दक्षिण अमेरिका का मैप, जिसमें चिली आपको कहां दिखाई दे रहा है उसकी चर्चा करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैप को पढ़ने के दो तरीके मैंने सिखा रखे हैं। मैप को जब पढ़ा जाए तो मेरे प्यारे साथियों ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, हमारा जो राइट हैंड है ना इधर ईस्ट होता है और हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है। आइए एक एक करके दक्षिण अमेरिका के बारे में चर्चा करते हैं कि इसके राइट में क्या है मेरे प्यारे साथियों, यानी इसके ईस्ट में क्या है। यह है दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट, जिसके ईस्ट में है अटलांटिक ओशियन। अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों तो इसके साउथ वेस्ट, यहां पर अगर देखेंगे आप साउथ ईस्ट, और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी अटलांटिक है तो नीचे भी अटलांटिक है, दैट इज साउथ अटलांटिक, क्योंकि साउथ की तरफ जा रहे हो तो साउथ अटलांटिक हो गया। ऐसे ही ये वाला कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, ये वाला कॉर्नर साउथ वेस्ट कहलाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ नॉर्थ पैसिफिक हो गया और साउथ वेस्ट की तरफ साउथ पैसिफिक हो गया। तो दिशाओं के आधार पर अगर बात की जाए तो यहां पर समुद्रों का यह क्रम है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस सर्कल को देख रहे हैं तो यहां से एक लाइन गुजर रही है जिसे आप इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री लाइन गुजर रही है जिसे आप इक्वेटर कहते हैं। याद रखिएगा, एक अच्छी फैक्ट को मैं बताता हूं आपको, इक्वेटर जहां से पास होती है उस देश का नाम इक्वाडोर है। ध्यान से देखिए, याद करने का तरीका, इक्वेटर जिस देश से गुजर रही है यानी कि जहां से दक्षिण अमेरिका में शुरुआत करती है उसका नाम इक्वाडोर है। इक्वाडोर के बाद मेरे प्यारे साथियों ये ब्राजील में एंट्री करती है। और आपको मालूम होना चाहिए, जो भी विद्यार्थी ज्योग्राफी पढ़े हैं मुझसे और बहुत लंबे समय से जुड़े हैं उन्हें
पता होगा कि इक्वेटर पर रोज शाम 4 बजे क्या होती है, बारिश होती है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर एक लाइन और गुजरती है जिसे 23.5 डिग्री साउथ कहते हैं, मकर रेखा जिसे आप कहते हैं। इस कॉन्टिनेंट पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा भी गुजरती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस कॉन्टिनेंट पर कौन कौन सी लाइनें गुजरती हैं या लैटिट्यूड गुजरते हैं जिन्हें आप अक्षांश कहते हैं, तो यहां पर भैया इक्वेटर गुजरती है, यहां से भैया कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा गुजरती है। एक बात बताएं आपको, तीनों प्रकार की रेखाएं किसी कॉन्टिनेंट से अगर गुजरती हैं, आप नाम बता दीजिए। चलिए फिर हम तो बता ही देंगे वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों की तीनों लेटी हुई रेखाएं दैट इज लैटिट्यूड निकलती हैं। आपसे पूछा जा रहा है इसके बारे में, यानी कि यहां पर वो कौन सी चीजें हैं जहां से तीनों रेखाएं, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं पार होती हैं, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, शीघ्र से बताइए। तो आपके सामने दूसरा पॉइंट अब मैं यहां से बताता हुआ चल रहा हूं कि जहां इक्वेटर है वहां पर रोज शाम 4 बजे बारिश होती है। जब रोज शाम 4 बजे बारिश होती है तो जो वन बनेंगे वो एवरग्रीन बनेंगे, और एवरग्रीन बनेंगे तो ये हरा हरा रंग आपको वही एवरग्रीन दिखा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये हरा रंग वही एवरग्रीन दिखा रहा है जिसमें अमेजन के फॉरेस्ट विकसित होते हैं, अमेजन के जंगल विकसित होते हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये है अमेजन नदी जो दुनिया का सबसे ज्यादा पानी ले जाती है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की सबसे लंबी नदी तो नाइल रिवर है जो ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल के नाम से जानी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये है अमेजन नदी जो मात्रा में सबसे ज्यादा जल ले जाती है क्योंकि ये इक्वेटर पर है। इसके आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण यहां जंगलों का विस्तार बहुत होता है, जिसके कारण यहां पर इतनी हरियाली है कि दुनिया का लगभग 20% ऑक्सीजन यहां से उत्पादित होता है। यही कारण है कि अमेजन के जंगलों को दुनिया का फेफड़ा कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जहां से क्लाइमेट की अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका के अंदर ये वाला जो क्लाइमेट है जो इक्वेटर पर है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। इक्वेटर से और मकर रेखा के बीच में है, उसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहा गया और टेम्परेट ग्रासलैंड कहा गया। याद होना चाहिए, ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड आपको दिख रहा है ये अर्जेंटीना है, और अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान ही पंपाज नाम से जाने जाते हैं। वही शीतोष्ण घास के मैदान जब उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं तो आप उन्हें प्रेरीज कहते हैं। याद कर लीजिएगा, यहां पर क्या है, पंपाज कहा जाता है। इसी के साथ में अगर मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, तो यहां पर दुनिया के 2 प्रमुख डेजर्ट पाए जाते हैं। उन डेजर्ट्स में अगर मैं बात करूं तो चिली की ही बात करते हुए अगर चले तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर दुनिया का ड्राइएस्ट जो आपका क्या कहते हैं उसको, डेजर्ट यानी मरुस्थल पाया जाता है, उसका नाम अटाकामा है। सबसे सूखा मरुस्थल कहा जाता है। एक प्रकार से साउथ अमेरिका में एक दूसरा मरुस्थल और पाया जाता है जिसका नाम पैटागोनिया है। अक्सर मैं विद्यार्थियों को याद कराते हुए बोलता हूं, बिल्कुल सही जवाब दिया जयदीप, दिग्या, प्रज्ञा, आकांक्षा, राहुल, बिल्कुल सही मेरे प्यारे साथियों। ये राइट आंसर है आप लोगों का। अफ्रीका में से तीनों होकर के लैटिट्यूड गुजरते हैं। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां से तीनों लैटिट्यूड गुजरते हैं। जल्दी से मेरे स्टूडेंट जो कि मुझसे प्लस पर मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हैं, कमेंट में बता दीजिए कि वो कौन सा लैटिट्यूड, वो कौन सी जगह है जहां पर 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर आपस में एक दूसरे को काटते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए, मैं आपको अन्य बातें बता रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, इसको याद करने का तरीका बताता हूं। आटा कम है, पेट चला गया। आटा कामा पैटागोनिया। आटा कम है, पेट चला गया। मेरा तो बहुत आ रखा है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। आटा कम है, पेट चला गया, यानी आटा गामा पैटागोनिया। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, यहां के अंदर जो मेन चीज पाई जा रही है, अमेजन रेन फॉरेस्ट हमने देख लिया, पंपाज हमने देख लिया। यहां के ज्योग्राफिकल फीचर में एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसे आप एंडीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं। याद तो किया होगा आप लोगों ने कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत में नाम होता है हिमालयन श्रेणी का, लेकिन दुनिया के सबसे लंबे पर्वत में नाम होता है एंडीज पर्वत का। मेरे प्यारे साथियों, ये एंडीज पर्वत कितने देशों से गुजरता है, तो आप यहां से देखें कि वेनेजुएला से शुरू होकर के आपके अर्जेंटीना तक जाता है। तो वेनेजुएला, कोलोराडो, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, इनमें से पास होता हुआ एंडीज पर्वतमाला जाती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपको दक्षिण अमेरिका का मैप दिखाऊं तो यहां पे जो देश स्थित हैं उन्हें याद करिए। आपको ये जो देश दिखाया गया है ये तो ब्राजील है, जिनके नाम नहीं दिखाए गए हैं मैं याद करा देता हूं। ये है मेरे प्यारे साथियों फ्रेंच गुयाना, यानी कि ये वो गुयाना है जिस पर शासन फ्रांस का है। इसके बगल में ये वाला जो देश है इसका नाम है सूरीनाम, इसका नाम है सूरीनाम। और इसके बगल में ये वाला जो देश है इसका नाम है गुयाना, इसका नाम है गुयाना। मेरे प्यारे साथियों, 3 देश हो गए, फ्रेंच गुयाना। गुयाना से ही मैंने सवाल पूछा था, जो बच्चों ने आंसर भी दे दिया है। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर दिया है नरेंद्र, गौरव, सेजल, कृष्णा, सचेंद्र, अमित, अनुष्का, जगमोहन, रोहित, भागीरथी, आर्यन, सुमन, बिल्कुल सही। मेरे प्यारे साथियों, वो गल्फ ऑफ गुइनिया है, वो गल्फ ऑफ गुइनिया है जो
जो कि अफ्रीका के अंदर मेरे प्यारे साथियों इक्वेटर को क्रॉस करती है। ये बिल्कुल यहां पर है, अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये बिल्कुल यहां पर दिखाई देती है। ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर 0 डिग्री लैटिट्यूड और जो आपका वो है ना, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि ये गल्फ ऑफ गुइनिया है, ठीक है ना। इसके साथ साथ ही मैं आपको एक बात और यहां बताना चाहूंगा, और वो क्या है कि ये जो पर्वत श्रृंखलाओं में जो मैंने नाम बताया, वेनेजुएला, याद रखना यहां पर मेरे प्यारे साथियों एक लेक है जिसके नीचे बहुत ज्यादा तेल के भंडार पाए जाते हैं। कमेंट में उसका नाम बता दो। अक्सर मैं जब पूछता हूं वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज्यादा ज्ञात तेल के भंडार हैं, वो एक झील के नीचे पाए जाते हैं। उस झील का नाम जल्दी से बता दो। दक्षिण अमेरिका। फुल रिवाइज करा दिया है मैंने आप लोगों को, बिना किसी दिक्कत के आपको दक्षिण अमेरिका याद हो गया है। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जो प्रमुख लेक पाई जाती हैं उनके अंदर टिटिकाका, पोपा, वेरना, अर्जेंटीना और जनरल डी सिएरा है। टिटिकाका को दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित नेविगेबल लेक माना गया है। जल्दी से मेरे प्यारे साथी आंसर देते हुए दिखेंगे मुझे। आगे बढ़ते हुए चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहां पर एक पक्षी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है जिसे हम गुइनिया पक्षी कहते हैं। आप देखिए ये साहब गुएना, गुइनिया, गुएना कितना ज्यादा चर्चा में आया है। देश का नाम फ्रेंच गुएना, उसके बगल में गुएना, एक वो खाड़ी जहां पर दोनों मिलते हैं उसका नाम गल्फ ऑफ गुइनिया। या पक्षी पाया जा रहा है उसका नाम भी गुएना। ये कहां पाया जा रहा है? पेरू में पाया जा रहा है। चिली के जस्ट ऊपर एक देश है जिसका नाम है पेरू। वहां पर यह पक्षी जाकर के अपने द्वारा एक बीट करता है। पक्षी कुछ खाना खा लेते हैं तो उसके बाद जो पॉटी करते हैं ना, बीट करते हैं, उस बीट के अंदर नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए कहते हैं कि पेरू दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ बेचने वाला देश है, वो है पेरू। क्योंकि इस पक्षी की बीट के माध्यम से यह पक्षी जाकर के समुद्र में से मछलियां खा के आता है, टापुओं पे से जाके कुछ चीज खा के आता है और पॉटी करता है पेरू में आकर के, और वहां जाकर के इसकी पॉटी से मेरे प्यारे साथियों बहुत सारा खाद्य पदार्थ बनता है। और वो बना हुआ खाद्य पदार्थ पेरू की इनकम का प्रमुख स्रोत है। जैसे चिली की इनकम का प्रमुख स्रोत कॉपर है, ऐसे पेरू के लिए खाद्य है भाई साहब, यानी कि वो खाद्य फर्टिलाइजर जो है ना, वो प्राकृतिक फर्टिलाइजर। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। अगर चिली के साथ में भारत के साथ हुए वर्तमान संबंधों की बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों भारत ने हाल ही में 16 अक्टूबर को, यानी इसी महीने के अंदर अगर हम बात करें तो अपनी पहली संयुक्त आयोग की बैठक की है। यानी कि यहां पर पहली बार ज्वाइंट कमीशन बैठक हुई है। इंडिया ने फर्स्ट टाइम चिली के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं, फर्स्ट टाइम, इसलिए याद कर लेना। नंबर 2, अटाकामा रेगिस्तान जो है मेरे प्यारे साथियों दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है, अगर आपको यह याद होना चाहिए तो पता हो। इसके साथ साथ ही चिली के अंदर जो एंडीज पर्वतमाला है यहां पर बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो स्थित है। तो लीजिए, मैंने इस बहाने आपको बहुत सारी चीजें यहां पर चिली के बारे में पढ़ा दी। उम्मीद है आप लोगों को पूरा साउथ अमेरिका रिवाइज हो गया होगा, कॉन्टिनेंट रिवाइज हो गया होगा। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दुनिया के दूसरे देश की तरफ बढ़ते हैं और उस देश का भारत के साथ संबंध भी देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों हर जगह से मैं आपको दुनिया को भारत से जोड़कर दिखा ही दूंगा, घर बैठे आपको दुनिया की सैर करा दूंगा। आइए अब एक ऐसे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपको बहुत सारी हिस्ट्री कुछ ही मिनट में आपकी आंखों के सामने से गुजरने वाली है। मेरे प्यारे साथियों बात की जा रही है श्रीलंका की। नाम तो सुना होगा आपने मुथैया मुरलीधरन का। मेरे प्यारे साथियों अगर आपने क्रिकेट कभी भी बचपन से लेकर अब तक सुना अथवा देखा है तो यह संभव नहीं है। जिस प्रकार क्रिकेटर्स में बैट्समैन के नाम से आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, ठीक उसी प्रकार से बॉलर्स के नाम में अगर कभी कोई नाम सुना है तो आपने मुथैया मुरलीधरन का सुना होगा। मेरे प्यारे साथियों मुथैया मुरलीधरन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 800 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तमिल के एक सुपरस्टार जिनका नाम है मेरे प्यारे साथियों विजय सेतुपति, वो इनके ऊपर एक बायोपिक लेके आ रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे धोनी के ऊपर धोनी ए अनटोल्ड स्टोरी आई, सचिन ए बिलियन ड्रीम आई, बिल्कुल वैसे ही मुथैया मुरलीधरन के ऊपर एक मूवी आ रही थी जिसका नाम था 800। 800 के नाम से आप लोगों ने 300 नामक स्पार्टन्स की मूवी तो देखी ही होगी। आपको 800 यहां पर विकेट्स की स्टोरी लेकर के विजय सेतुपति मुथैया मुरलीधरन के ऊपर बायोपिक लेके आ रहे थे। आप में से जो साथी जान गए हैं अच्छी बात है। आपको पता होना चाहिए कि मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के ऑफ स्पिनर हैं। इनके नाम पर दुनिया के रिकॉर्ड में 800 जो है विकेट लेने का रिकॉर्ड है। मेरे प्यारे साथियों तमिल स्टार जिनका नाम है विजय सेतुपति, वो इनके ऊपर एक मूवी लेकर के आ रहे थे, यानी बायोपिक लेके आ रहे थे। बायोपिक जैसे ही अनाउंस होते ही मेरे प्यारे साथियों इनके खिलाफ नारे प्रदर्शन शुरू हो गए। विजय सेतुपति के रास्ते रोके जाने शुरू हुए। विजय सेतुपति के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन देना शुरू कर दिया तमिलनाडु के अंदर कि वो मुथैया मुरलीधरन की मूवी क्यों कर रहे हैं।
अब आपके मन में सवाल बनेगा कि सर क्यों साहब, ऐसा क्यों हुआ कि विजय सेतुपति के खिलाफ लोग खड़े हो गए कि उन्हें मुथैया मुरलीधरन के खिलाफ की वाली मूवी नहीं करनी चाहिए? आएगा ना मन में सवाल। आइए मैं इसका आपको जवाब देता हूं और मैं आपको वर्तमान परिस्थिति भी बताता हूं। जवाब बड़ा लंबा है लेकिन वर्तमान परिस्थिति तो यह सुन लीजिए कि विजय सेतुपति ने मना कर दिया है कि मैं अब यह मूवी नहीं करूंगा, क्योंकि मुरलीधरन ने खुद फोन करके उन्हें कहा कि भैया इस मूवी से हट जाओ, मत करो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका कैरियर खराब हो जाए। तो अब आपके मन में यह ट्विस्ट तो आएगा कि ऐसा क्या हुआ कि मुरलीधरन ने विजय सेतुपति से मना कर दिया कि रहने दो भैया, और जनता ने विजय सेतुपति का विरोध क्यों किया? आइए एक एक करके सारी बात बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बात है तमिलनाडु की। विजय सेतुपति तमिलनाडु के सुपरस्टार हैं, तमिल स्टार हैं। अगर मुथैया मुरलीधरन की बात की जाए तो भैया ये हैं श्रीलंका के तमिल। अब यहां से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। क्या है, दोबारा सुनिए। मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के तमिल हैं। अब आप पूछेंगे क्या मतलब? अरे हमने कहा भाई जब आप भारत का नक्शा देखते हो ना तो यहां श्रीलंका देखते हो, इसमें ये वाला जो क्षेत्र है ये तमिलनाडु है, यहां पर भी तमिल पाए जाते हैं और श्रीलंका के नॉर्थ में भी यानी ऊपर की तरफ भी तमिल पाए जाते हैं। क्लियर है? तो तमिल जो जनजाति, तमिल जाति जो है या तमिल लोग जो हैं, तमिल भाषा बोलने वाले, वो तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं, श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। मुथैया मुरलीधरन खुद भी तमिल हैं। अब आप फिर एक सवाल पूछोगे कि यार जब ये बंदा भी तमिल है, एक हीरो जो तमिल है वो उसकी मूवी कर रहा है, तो फिर विरोध किस बात का? विरोध इस बात का क्योंकि मुथैया मुरलीधरन तमिल होते हुए भी तमिल लोगों के साथ बात नहीं किए। कौन सी बात नहीं किए? तमिल लोगों के समर्थन में बात नहीं किए। फिर आप पूछेंगे समर्थन की आवश्यकता कहां थी तमिल लोगों को जनाब? ऐसी कौन सी मांग थी तमिल लोगों की जिसको मुथैया मुरलीधरन ने पूरा नहीं किया? मेरे प्यारे साथियों, बात यही तो है कि मुथैया मुरलीधरन जब श्रीलंका के अंदर तमिल लोगों को चुन चुन करके मारा जा रहा था सिन्हले लोगों के द्वारा। अब ये सिन्हले कौन है मेरे प्यारे साथियों? सिन्हले श्रीलंका में बहुतायत में यानी कि मेजॉरिटी में पाए जाने वाले बुद्धिस्ट लोग हैं। उन बुद्धों ने जब तमिलों को चुन चुन करके मारा तो मुथैया मुरलीधरन अपने साथियों के लिए यानी कि तमिल लोगों के लिए कभी सामने आकर नहीं खड़े हुए। इस बात का विरोध हो रहा है। अब आपके मन में क्यूरोसिटी पनप चुकी है कि ऐसा क्या हुआ था कि सिन्हले लोगों ने तमिल लोगों को मारा था। आइए उसको थोड़ा सा ब्रीफ स्टोरी के रूप में आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो आप देख रहे हैं यह कहानी है वर्ष 2009 की, जब मुथैया मुरलीधरन ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि मेरे लिए वर्ष 2009 सबसे सुनहरा दिन था। यानी कि इन्होंने कहा कि मेरे लिए वर्ष 2009 सबसे सुनहरा दिन था क्योंकि LTTE का खात्मा हो गया था। कहां से? श्रीलंका से खात्मा हो गया था, ऐसा मुरलीधरन ने कहा। मुरलीधरन ने जब LTTE का खात्मा कहा तो आपके मन में एक क्यूरोसिटी बनेगी, तो ये तो अच्छी बात है ना, आतंकवादी गुट खत्म हुआ। नहीं मेरे प्यारे साथियों, असल में LTTE श्रीलंका में तमिल लोगों का समर्थित संगठन था। उसका अंत होना यानी कि अपने ही लोगों के संगठन का अंत होना इनके लिए सबसे गोल्डन पीरियड माना गया। और तो और जो व्यक्ति उस समय रक्षा मंत्री था, जो वर्तमान में श्रीलंका का राष्ट्रपति है, जिसका नाम है गोटाबाया राजपक्षे, वो जब राष्ट्रपति बने तो ये मुरलीधरन जाकर के उनको बधाई भी दिए कि जनाब आप ही ने श्रीलंका के अंदर से लिट्टे को खत्म किया था, तो लिट्टे के खात्मे वाले आप हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो ये अपने लोगों के साथ खड़े ना होने के कारण लोग इन्हें ट्रोल करते हैं। अब आपके मन में कहानियां आएंगी, जानना चाहेंगे कि हुआ क्या था। आइए थोड़ा ब्रीफ में आपको सारी जानकारी देते हैं। ये जो श्रीलंका आप देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 74% लोग यानी कि लगभग 75% जो आबादी है ना, वो सिन्हले यानी कि बुद्धिस्ट धर्म को मांगने वाले लोगों की है। यहां पर 11.2% लोग हैं जो श्रीलंका में तमिल भाषा बोलते हैं। क्लियर है? और यहां पर 4.2% लोग वो हैं जो इंडियन तमिल बोलते हैं यानी भारतीय हैं और वहां पर तमिल बोलते हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं येलो रंग का, ये वो क्षेत्र है मेरे प्यारे साथियों जहां पर तमिल लोग रहते हैं। लेकिन 25% लगभग 16% के आसपास तमिल लोगों के होने के बावजूद भी श्रीलंका में उनको कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1956 में जब सिन्हले नामक मेरे प्यारे साथियों एक एक्ट पास हुआ, तब वहां पर
तमिलनाडु तमिल लोगों की भाषा को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। दोबारा सुनिए मेरे प्यारे साथियों, पहले ये जो आपका देश श्रीलंका है ये सीलोन के नाम से जाना जाता था। सीलोन के नाम से जब जाना जाता था तो 1956 तक इन्होंने अपनी भाषा रिकॉग्नाइज करने के लिए दो भाषाओं को इनको चुनाव करना था, जिनमें से एक का नाम था सिन्हले लोगों की भाषा यानी सिन्हली, और दूसरी भाषा थी तमिल लोगों की भाषा दैट इज तमिल। तो यहां पर मेजोरिटोरियन लोगों ने तमिल लोगों की भाषा को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कि हमारे देश में ऐसी कोई भाषा ही नहीं है। और तो और 1971 में मेरे प्यारे साथियों श्रीलंका के अंदर ये जो सिन्हले के द्वारा मेजोरिटेरियन सरकार बनती थी, आज भी सिन्हले लोगों की ही मेजोरिटेरियन सरकार है, उस सरकार ने मेरे प्यारे साथियों यहां पर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर लेना हो या किसी सरकारी संगठन में एंट्री लेनी हो तो वहां पर तमिल लोगों के लिए परीक्षा पास करने के नियम कड़े कर दिए। यानी कि आपको अगर पेपर देना है तो तमिल स्टूडेंट्स का पेपर टफ आएगा, ऐसा इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करना प्रारंभ कर दिया। मेरे प्यारे साथियों 1972 के अंदर यहां पर सीलोन जो नाम हुआ करता था कभी श्रीलंका का, वो बदल करके श्रीलंका बन गया और इन्होंने अपने देश का धर्म बुद्धिज्म को डिसाइड कर लिया कि हम बुद्धिस्ट लोग कहलाएंगे। यानी कि इन्होंने तमिल लोगों की आस्था का कोई ख्याल नहीं रखा, हिंदुइज्म का कोई ख्याल नहीं रखा, इन्होंने अपने लिए बुद्धिज्म को धर्म चुन लिया और अपने लिए सीलोन से यानी कि सीलोन 1972 में श्रीलंका बना और इन्होंने अपने लिए मेरे प्यारे साथियों बुद्धिज्म को एज ए धर्म रिकॉग्नाइज किया। इनके ऊपर बढ़ने वाली चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन मेरे प्यारे साथियों तमिल लोगों के ऊपर बढ़ती हुई यातना को देखते हुए 1975 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था प्रभाकरन। उन्होंने जाफना नामक स्थान पर, जो कि उत्तर में पड़ता है, अगर आप मैप को देखें तो यहां पर जो क्षेत्र पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर क्या किया, यहां पर यहां का जो मेयर था उसका असैसिनेशन कर दिया जो सिन्हले था। और उस दिन से एक प्रकार से सिन्हले और तमिल के बीच में लड़ाई पब्लिकली सामने आ गई और प्रभाकरन जो हैं वो हीरो बनकर के लोगों के सामने आ गए। ये प्रभाकरन जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने मेरे प्यारे साथियों जो सिन्हले लोग थे इनसे बदला लेना प्रारंभ कर दिया और अपने द्वारा एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसे हम लिट्टे के नाम से जानते हैं। मेरे साथियों इस प्रभाकरन ने जब बदला लेना प्रारंभ किया तो इनके खिलाफ सिन्हले लोग आकर खड़े हो गए और तमिल लोगों को गिन गिर करके मारना शुरू किया। ऐसा होना शुरू हुआ मेरे प्यारे साथियों कि 1958 और 1977 में जो मास में लोग मारे गए थे, एक आंकड़े के अनुसार यह पता चलता है मेरे प्यारे साथियों कि लगभग 1 लाख तमिल लोगों को, जो तमिल थे, उन्हें सिन्हलों लोगों के द्वारा मार दिया गया। वर्ष 2009 तक पहुंचते पहुंचते यह विवाद इतना बढ़ गया कि श्रीलंका ने पूरी सेना इन तमिल लोगों को मारने के लिए छोड़ दी। यानी कि जो भी यहां पर रहने वाले लिट्टे समर्थित लोग थे उनको मारने के लिए छोड़ दिया। यानी कि यह कहा गया कि तमिलों का यहां से सफाया कर दिया जाए। और ऐसी स्थिति में भयंकर युद्ध शुरू हुआ जिसे हम जाफना वॉर के नाम से जानते हैं। और यहां से एक एक करके लाखों की संख्या में तमिल लोगों को गिन गिन करके मारा गया। और तमिल ही थे मुरलीधरन, और मुरलीधरन ने अपने बयान में कहा कि मेरे लिए सबसे गोल्डन पीरियड था वर्ष 2009 का। तो आप खुद से देख लीजिए कि जहां लाखों लोगों की संख्या में जीनोसाइड हुआ हो। मेरे प्यारे साथियों यूएन ने खुद ने हाल ही में प्रकाशित 2011 की एक रिपोर्ट में माना है, क्या माना है, कि श्रीलंका के अंदर एक जीनोसाइड हुआ था, मास हत्या हुई थी, तमिल लोगों को मारा गया था। लगभग 40,000 तमिल लोगों को श्रीलंका के अंदर सिन्हले लोगों के द्वारा मारा गया था। तो यह वो फैक्ट है मेरे प्यारे साथियों जिसके कारण मुथैया मुरलीधरन का विरोध हो रहा है। यहां पर शांति स्थापित करने के लिए भारतीय सेना भी गई जिसने ऑपरेशन पवन चलाया, लेकिन उसी का खामियाजा भारत के प्रधानमंत्री भुगतना पड़ा, राजीव गांधी जी की। मेरे प्यारे साथियों इससे पहले ही लिट्टे और इनके बीच में जो समझौते करवाए गए थे उसके कारण उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि राजीव गांधी जी के द्वारा लिए गए डिसीजन के कारण लाखों संख्या में लोग मारे गए थे। तो यह है पूरी स्टोरी। आइए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मुरलीधरन के कैरियर के ऊपर। हालांकि आपके मन में बहुत सारी स्टोरीज आ गई होंगी, लेकिन आइए चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों मुथैया मुरलीधरन दुनिया के पहले ऑफ स्पिनर माने जाते हैं। कहा जाता है कि ऑफ स्पिन को जो इज्जत इन्होंने
दिलवाई वो मुथैया मुरलीधरन थे। ऑफ स्पिन होती क्या है आपके सामने है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे ज्यादा क्रिकेट जानते होंगे, क्योंकि मेरा क्रिकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए प्रयास किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, ऑफ स्पिन में कहा जाता है कि अगर राइट हैंडेड बैट्समैन बैट लेके खड़ा है तो उसकी तरफ अगर बॉल घूम के चली आए, यानी जा कहीं और रही थी लेकिन घूम के विकेट की तरफ आ जाए, तो इसे ऑफ स्पिन कहा जाता है। एज पर माई नॉलेज तो मैं आपके सामने एक छोटा सा जिप फाइल लेकर के हाजिर हो गया हूं। मेरे प्यारे साथियों, अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनके नाम पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें से इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने हर मैच में, यानी कि ओवर 6 विकेट पर टेस्ट मैच, यानी कि मुथैया मुरलीधरन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाए हैं उनका अगर औसत निकाला जाए तो यह है कि इन्होंने हर टेस्ट मैच में औसतन 6 विकेट लिए हैं, जो कि अपने आप में इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक इकलौते श्रीलंका के ये खिलाड़ी हैं, हालांकि श्रीलंका से बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए हैं जिन्हें हॉल ऑफ फेम, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में जगह मिली हुई है, तो वो श्रीलंका के खिलाड़ी इकलौते मुरलीधरन हैं। इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 166 मैच में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले 350 विकेट, 400 विकेट, 500 विकेट, 600 विकेट, 700 टेस्ट विकेट लेने का अपने नाम रिकॉर्ड बनाया है। मेरे प्यारे साथियों, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने लगातार 4 टेस्ट ऐसे थे जहां पर 10-10 विकेट लगातार लेकर के एक रिकॉर्ड बनाया है। इतने सारे रिकॉर्ड मेरे प्यारे साथियों इनके नाम है। इन्होंने अब तक 44,039 बॉल अब तक टेस्ट क्रिकेट में खेली हैं। ऐसा रिकॉर्ड है मेरे प्यारे साथियों मुरलीधरन का। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा ये जो अभिव्यक्ति है, तथ्यों का जो आपके सामने साझा करने का प्रयास है, ये आपको पसंद आएगा। और अगर आपको ये चीज पसंद आती है तो कृपया करके हमारे साथ जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसे भी साझा करके इस तथ्यों को औरों तक पहुंचाएं। जैसे हम आपके साथ गौरवान्वित फील करते हैं तथ्य साझा करके, आप भी गौरवान्वित फील करिए इस क्लास को औरों के साथ साझा करके। तो प्लीज इस सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग मिलकर के एक बार। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर श्रीलंका का जो मैप चर्चा में रहता है, उस मैप के अंदर ये डिफरेंट प्रकार के पोर्ट्स हैं जो यहां पर उपस्थित हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हैं आपके सामने ट्रिंकोमाली पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट, गाले पोर्ट, कोलंबो पोर्ट। ये वो पोर्ट हैं जो सामान्यतः आपसे पूछे जाते हैं। ट्रिंकोमाली पोर्ट वो है जो भारत के अधीन काम कर रहा है, हम्बनटोटा पोर्ट वो है जो चाइना के अधीन काम कर रहा है। कई बार पूछ लिया जाता है कि श्रीलंका का साउथेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो उसके नीचे, हम्बनटोटा के नीचे गाले नामक पोर्ट है जो साउथेस्ट पोर्ट समझा जाता है, यानी कि दक्षिणतम पोर्ट समझा जाता है। उम्मीद है मेरे सभी साथियों को ये बातें अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स और भी हैं, और वो ये हैं कि मुरलीधरन ने अपने कैरियर की शुरुआत 20 अगस्त 1990 में 20 वर्ष की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए की थी। तब से इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ने लगने का काम किया है। 3 स्थानों पर 100 से अधिक विकेट लेने वाले वो एकमात्र दुनिया के खिलाड़ी हैं जो 3 अलग अलग देशों में 100 से अधिक विकेट कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है सभी साथियों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए अब बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने नया सवाल जो नेक्स्ट बना है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या है, आइए चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें यह कहा गया, क्या कहा गया, एक साइंस मैगजीन के अंदर, पत्रिका के अंदर रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें यह कहा गया कि 1,72,000 साल पुरानी एक नदी की खोज प्राप्त हुई है। और मेरे प्यारे साथियों, यह नदी की खोज की गई है थार के मरुस्थल में। मेरे प्यारे साथियों, कहां पर की गई है? थार के मरुस्थल में 1,72,000 साल पुरानी खोज की गई, नदी खोज ली गई। आपके मन में बहुत सारे सवाल बनने लगे, तो आपके मन में पहला सवाल बनेगा, सर जी ये रिसर्च किसने करी है? आइए मैं बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, इसकी खोज की है आपके फ्रांस, ये क्या जर्मनी का एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जिसे मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट कहते हैं। जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो तो जान ही जाएंगे। दूसरा उसके सहयोगी बने थे अन्ना यूनिवर्सिटी, और तीसरा इसका साथी बना था आईसर कोलकाता। इन तीनों ने मिलकर के मेरे प्यारे साथियों डिस्कवरी की और बताया कि राजस्थान के थार के मरुस्थल में एक 1,72,000 साल पहले एक नदी हुआ करती थी। अब आपके मन में एक सवाल सबसे बड़ा तो यही बना, सर जी पता कैसे किया? और दूसरी बात, सर राजस्थान में थार का मरुस्थल है ये तो हमें पता है, लेकिन ये कब खोजा गया? मैंने कहा भाई ये है स्टोन एज का कार्यक्रम, यानी कि उस समय पैलियोलिथिक एज चला करती थी। अगर किसी को स्टोन एज यानी कि पाषाण युग की जानकारी लेनी है तो पाषाण युग को कुछ इस प्रकार से विभक्त किया जाता है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, है ना? तो क्यूरोसिटी संभाल के रखिए। सर इतनी पुरानी नदी हमको तो कभी दिखी नहीं, हम तो थार के मरुस्थल में रहते हैं, कौन सी नदी के बारे में बात की जा रही है? मेरे प्यारे साथियों, जानकारी को थोड़ी देर तक और दबा के रखने के बाद मैं आपको बताता हूं यह क्षेत्र है जहां पर यह नदी खोजी गई। कहां पर है सर यह क्षेत्र? मेरे प्यारे
साथियों बीकानेर का नाम तो सुना होगा। अरे साहब नहीं सुना तो अरे बीकाजी भुजिया का नाम तो सुना होगा। अगर आप हमारे राजस्थान के नहीं रहने वाले हैं तो भी बीकाजी भुजिया लेकिन सब जगह पहुंच गई है। तो मेरे प्यारे साथियों बीकानेर में एक क्षेत्र है जहां पर है नाल नामक स्थान। नाल वर्तमान में एक एयरफोर्स का स्टेशन भी है। वहां पर मेरे प्यारे साथियों जो अवशेष प्राप्त हुए उससे अंदाजा लगा कि यहां पर इतने साल पहले कोई नदी गुजरा करती थी। तो बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र है जहां एयरफोर्स स्टेशन है जिसका नाम है नाल एयरफोर्स स्टेशन। वहां के आसपास के क्षेत्रों में इस नदी के प्रमाण मिले हैं। तो आपके मन में एक सवाल बनेगा कि सर वहां तो हमारे आसपास कोई नदी है ही नहीं, प्रमाण कैसे प्राप्त हो गए इनको? मेरे प्यारे साथियों यहां पर खुदाई करके इन्होंने कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त किए जिसपे कार्बन तकनीक के माध्यम से, जिसे आप कार्बन डेटिंग कहते हैं, उसके माध्यम से नदी के प्रमाण प्राप्त हुए कि इतने साल पहले यहां पर कोई नदी गुजरा करती थी। आपके मन में फिर एक सवाल आएगा, अच्छा तो ये सरस्वती टाइप की नदी होगी, कभी खो गई होगी, छुप गई होगी? अरे रुकिए, आपको सारी जानकारी देते हैं। आपको बताते हैं जिस जगह पर ये नदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं ना, वहां से मिनिमम 200 किलोमीटर दूर कोई दूसरी नदी बहती है। यानी इसके आसपास दूर दूर तक कोई भी नदी नहीं है। इससे 200 किलोमीटर दूर मेरे प्यारे साथियों लवण्यवती नदी, जिसे आप लूणी नदी कहते हैं, यह बहती है। लूणी नदी आए और हम राजस्थानी चुप रह जाएं, संभव ही नहीं है जनाब। हमारी लूणी नदी जो है यह अपने आप में मैग्निफिसेंट कैरेक्टर रखती है साहब। इसके अंदर बेहतरीन चीज है क्या? ये ऐसी नदी है साहब कि जब पहाड़ों से उतरती है, लंबे दूरी तक बहती है, तब तक मीठा पानी लेके चलती है। पता है आपको, बालोतरा नामक स्थान है बाड़मेर में, वहां के बाद जब ये बहती है तो इसका पानी खारा हो जाता है, नमकीन हो जाता है। यानी कि साहब अजमेर की पहाड़ियों से निकल के बहना शुरू करती है, अपने कम से कम 200-300 किलोमीटर बहने के बाद में इसका पानी अचानक खारा हो जाता है। यानी एक ही नदी जिसके पानी दो तरह के हैं, है ना गजब बात। लवण आ जाता है, सॉल्ट आ जाता है, इसलिए इस लूणी नदी का दूसरा नाम लवणवती नदी है। और मेरे प्यारे साथियों लवणवती नदी, अब आप पूछेंगे सर ये जाती कहां है? अब ये अंतस्थ रिवर है, इनलैंड रिवर है, यानी कि ये किसी जगह नहीं जाती। ये ना तो भाई साहब अरब सागर में जाती, ना बंगाल की खाड़ी में जाती। ये कच्छ जो है ना, गल्फ ऑफ कच्छ में भी नहीं जाती, बल्कि रण ऑफ कच्छ में जाती है। यानी कि कच्छ का जो मैदान है वहां जाकर के विलुप्त हो जाती है। ये अंतस्थ रिवर है जो कि रण ऑफ कच्छ में जाकर के विलुप्त हो जाती है। बाय द वे रण ऑफ कच्छ गुजरात में है और रण ऑफ कच्छ में गधे बहुत पाए जाते हैं। मेरा हिस्सा किसी और के ऊपर कमेंट नहीं है, वहां गधे बहुत पाए जाते हैं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों यह चीज आपके सामने अतिरिक्त रूप से पता चल जाए। इसके बाद दूसरी नदी जो इसके नजदीक पाई गई है, देखिए ये अगर बीकानेर के अंदर अगर बात की जाए तो इसके अंदर दूसरी नदी जो इसके आसपास के क्षेत्रों में पाई गई है वो नदी है मेरे प्यारे साथियों गग्गर रिवर। गग्गर रिवर भी इससे काफी दूर है और गग्गर रिवर जो आगे चल करके सरस्वती रिवर के नाम से जानी जाती थी आज से 3000 साल पहले, हालांकि वो भी विलुप्त हो गई है। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है वो विलुप्त होने के लिए, गायब होने के लिए, जिसे हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, वो भी इससे काफी दूर है। यानी कि ये दोनों नदियों के बीच में कहीं स्थित है मेरे प्यारे साथियों। ये दोनों के साथ में कोई नदी के प्रमाण नहीं है। लेकिन हां, अब राजस्थान आया है और हम चर्चा ना करें, कैसे संभव हुआ? राजस्थान टूरिज्म प्रमोट जो करना है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने बात की जा रही है थार के मरुस्थल की। मेरे प्यारे साथियों थार का मरुस्थल राजस्थान के अतिरिक्त कहां कहां पाया जाता है, अगर मैं आपको वो जानकारी दूं तो यह गुजरात, हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है। थार के मरुस्थल का कुछ 60% हिस्सा भारत में पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, यह रहा, और इसका जो बाकी बचा हिस्सा है वो आप लोगों के पाकिस्तान में पाया जाता है। थार के मरुस्थल के अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताना शुरू करूं तो इस पूरे थार के मरुस्थल के अंदर अब तक 11 नेशनल पार्क बनाए जा चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। यहां पर जो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम नारायण सरोवर है और कच्छ, रण ऑफ कच्छ के नाम से है मेरे प्यारे साथियों। यहां पर एक डेजर्ट नेशनल पार्क है जो राजस्थान में स्थित है। ताल छापर सेंचुरी है यहां पर, जो कि ब्लैक बग के लिए जानी जाती है, सलमान खान ने जिसका शिकार किया था। और मेरे प्यारे साथियों मैंने गलत नहीं कहा था, यहां जंगली गधों की सेंचुरी भी इसी थार के मरुस्थल में गुजरात में पाई जाती है, जिसे आप वाइल्ड एस सेंचुरी कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों थार का मरुस्थल जब चर्चा में आए और हम चुप रह जाएं संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड ये क्षेत्र है। राजस्थान का 60% हिस्सा जो है वो मेरे प्यारे साथियों थार के मरुस्थल में है। और मेरे प्यारे साथियों
साथियों इस 60% हिस्से में राजस्थान की 40% आबादी निवास करती है। जब 60% हिस्से में 40% आबादी निवास करती है तो आपके मन में एक सवाल बनेगा कि सर इतने मरुस्थल में लोग भी रहते हैं क्या? हां साहब, ये हमारा रिकॉर्ड है, हम राजस्थानियों का रिकॉर्ड है कि हम ये कहते हैं कि दुनिया का इकलौता ऐसा मरुस्थल है जो मोस्ट पॉपुलेटेड मरुस्थल कहलाता है, यानी कि यहां जनता जो है वो सबसे ज्यादा रहती है। मेरे प्यारे साथियों, यदि बात की जाए मरुस्थलों की तो यह नवा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि नवा सबसे बड़ा मरुस्थल कहलाता है। अगर कभी आप आए हमारे राजस्थान घूमने तो आपको जैसलमेर के अंदर कुछ इस प्रकार की टीले दिखाई देंगे और मेरे प्यारे साथियों इन टीलों की खासियत जो है वो आपको उत्साहित कर देगी और वो ये है कि ये टीले जो आपको अभी रेत के टीले यहां दिखाई दे रहे हैं जिन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं, सैंड ड्यून से ही संबंधित हाल ही में गोवा के अंदर एक सैंड ड्यून पार्क वर्ल्ड बैंक की मदद से 3 करोड़ रुपए की लागत से गोवा में बनाया जा रहा है। अरे हमारे यहां तो ओरिजिनल है। और इसकी खास बात बताएं, आज आप यहां देख रहे हैं, यहां पर अपना कोई निशान लगा जाइए कि यहां पर हम देखे थे सैंड ड्यून। कल आके देखिएगा आपको ये टीला ही नहीं मिलेगा, ये टीला गायब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में सैंड ड्यून जो है वो उड़ते हैं, गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हवा के साथ साथ वो इतनी तेजी से हवा चलती है कि वो इन्हें बहा के ले जाती है। तो ये यहां का एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल फीचर है। मजेदार बात तो ये है मेरे प्यारे साथियों कि यहां गर्मी जब पड़ती है तो इतनी जबरदस्त कि दिन में टेंपरेचर 50 डिग्री पहुंच जाए और रात को लोग कंबल ओढ़ करके सोते हैं। यह है हमारा राजस्थान। कभी कुछ दिन तो गुजारिए राजस्थान में। मेरे प्यारे साथियों, यह है आपके सामने, तो ये मतलब शिफ्टिंग ऑफ टीलों के लिए यह जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण बातें बता दी। आपके लिए थार का मरुस्थल क्यों खास है मैं वो भी बता दूं। मेरे प्यारे साथियों, अगर पहला मरुस्थल के अंदर परमाणु विस्फोट किया गया तो 1974 के अंदर थार का मरुस्थल ही था जहां पर पोखरण नामक स्थान पर भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे आप स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, हमने ऑपरेशन शक्ति किया जो यहां पर आपके 1998 के अंदर किया गया था, अटल जी के नेतृत्व में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको वर्तमान में बताए। बाकी जानकारियों के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक क्षेत्र है थार का मरुस्थल मेरे प्यारे साथियों, और यहां पर थार क्षेत्र में पानी का स्रोत अरावली पर्वत से निकली हुई लूनी नदी है। तो चलिए, इतने सारे फैक्ट के साथ आपने राजस्थान भ्रमण किया, लॉकडाउन खुल जाए तो घूमने चले आइएगा। जानकारी के रूप में जान लीजिएगा कि कल परसों से यानी कि आपके बृहस्पतिवार दोपहर 2 बजे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ष भर का करंट अफेयर लेके आ रहा हूं। कहां कहां के लिए? दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए दोपहर 2 बजे वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट साल भर का करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर लेके आ रहा हूं। एक दिन नहीं, कम से कम 10 से 12 दिन चलेगी ये करंट अफेयर की क्लास, जिसमें आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर साल भर का रिवाइज करा दिया जाएगा। तो अपने साथियों से इसे शेयर करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, एयरटेल ने साहब जियो से लड़ते झगड़ते कुछ नया रिसर्च कर लिया है, और रिसर्च करते करते उन्होंने हाल ही में एक नई चीज बना ली है और उसका नाम है एयरटेल IQ। इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों एयरटेल IQ। ये किसने बनाया है? एयरटेल ने बनाया है। क्या बनाया है? आइए चर्चा करते हैं। भाई साहब, ये कोई चैनल नहीं बनाया है, ये इन्होंने क्लाउड बनाया है। $1 बिलियन इसकी एक्सपेक्टेड लागत मानी जा रही है कि इतना ज्यादा बिजनेस यानी रेवेन्यू क्रिएट करेगा। तो क्या है ये एयरटेल IQ? आइए चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले सभी साथी मिलकर जितने भी लाइव हैं एक बार सेशन शेयर कर दो, दम लगा करके अपने साथियों को लाइव ले आओ। मजेदार बात बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने सामान्यतया जब भी कभी देखा होगा तो एप्पल के अंदर जब आप कोई फोन के अंदर कोई जानकारी लेते हैं तो इसमें एक अपडेट आता है कि अपनी इस जानकारी को एप्पल क्लाउड में सेव कर लीजिए। आप जब कभी एप्पल फोन यूज करेंगे तो एप्पल क्लाउड करके आता है, आई क्लाउड, यहां पर अपनी जानकारी शेयर करें। मतलब आपको अपने फोन में अगर कंटेंट रखना है तो रखें, अदरवाइज आप चाहें तो इसे आसमान में रख दें। आसमान से मतलब हुआ कि एप्पल ने आपके लिए अलग से एक ऐसी चीज बनाई हुई है जहां मेमोरी कार्ड के रूप में वो काम करती है। आप उसमें अपना सामान अपलोड करके रख दें, वो आपके मोबाइल के बाहर इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाने वाला मेमोरी कार्ड है, यानी कि हार्ड ड्राइव है, ऐसे समझिएगा। एग्जैक्टली वैसे ही एयरटेल अब केवल एप्पल के लिए नहीं, जो भी किसी भी फोन को रखता हो उसके लिए एक क्लाउड लेके आ रही है। उसका नाम है एप्पल IQ। बोले उससे क्या फायदा होगा सर? क्लाउड है
लागत किस बात की आएगी? जनाब एक बात बताइए, आप अपने फोन को यूज करना शुरू करते हैं, मुश्किल से महीना 2 महीना होता है, उस समय आप लोगों के मोबाइल में थोड़ी देर बाद ही स्पेस खत्म होने का मैसेज आ जाता है। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा कि फेसबुक पे तो आप सालों से फोटो अपलोड करते आ रहे हैं और आप 2005 2008 का कोई भी अकाउंट खोल करके कभी उठा के देखते हैं ऑरकुट का, फेसबुक का, तो वो आपको आज भी वो फोटो निकाल के दे देता है। भाई एक बात बताओ, इनके पास ऐसी कौन सी तकनीक है जहां पर ये फोटो को रख देते हैं और वापस निकाल देते हैं? इनका मेमोरी कार्ड नहीं भरता क्या? और दुनिया के इतने सारे लोग फेसबुक पे, ऑरकुट पे, जीमेल पे लगे हुए हैं, इनके पास सबका डेटा सेव है। अल्टीमेटली होता क्या है? अब बताता हूं होता क्या है मेरे प्यारे साथियों। असल में आप सबका डेटा सेव होता है बड़ी बड़ी पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में, बिलियंस में आपका जीबी के अंदर मेरे प्यारे साथियों इन्वेस्टमेंट करके वो हार्ड ड्राइव लगाई जाती है किसी जगह पर, वहां पर आपका डेटा सेव है। जब आप डेटा मांगते हैं ना तो उसी हार्ड ड्राइव में से निकल के डेटा आता है। जैसे आपके मोबाइल में डेटा है, ऐसे ही इंटरनेट के माध्यम से कहीं आपका डेटा सेव है। तो अब आप सोच के देखिए, किसी एक जगह पर आपका डेटा सेव हो गया, अब वो डेटा आपके सामने वर्तमान में इंडिया में एयरटेल लेके आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गया होगा। तो अब सुनिए ये क्या है मेरे प्यारे साथियों। असल में इस नेटवर्क के माध्यम से आपने एक बार अगर एयरटेल के साथ में जुड़ करके एयरटेल IQ की मेंबरशिप ले ली और आपने स्विगी को, या इसके साथ में वर्तमान में स्विगी है, रैपिडो है और अर्बन क्लैप है, जस्ट डायल है, ये सारी कंपनियां इसके साथ जुड़ गई हैं और वो कंपनी जुड़ करके एयरटेल IQ को यूज करने वाली हैं। तो होगा क्या, अगर मान लीजिए आपने स्विगी को खाना खाने के लिए ऑर्डर दिया कि भैया ऑर्डर जाओ, खाना लेकर के आ जाओ, तो स्विगी क्या करेगी कि वो आपके ऑर्डर को ट्रैक करेगी एयरटेल के माध्यम से। आपका ऑर्डर, जैसे आप फोन करके पूछते हैं ना कस्टमर केयर पे कि अब भाई खाना कहां पहुंचा, वो ऑटोमेटिकली इस पूरे रूट को एनरूट कर लेगी। यानी कि आपने एक बार अपडेट कर दिया एयरटेल में कि भाई मेरा भोजन आना चाहिए, तो आपके पास ऑटोमेटिक सारी जानकारियां आती रहेंगी। वो हर जानकारी पूछ पूछ करके खुद से ही लेता रहेगा, आपका काम आसान हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, कहा जा रहा है कि ये अपने आप में एक नई क्रांति ले आएगा कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, जहां पर लोगों की मदद करना, टेलीफोन के ऊपर कॉल करने की जानकारी खत्म, एक बार आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, सारी जानकारियां ऑटोमेटिक आपके पास आती जाएंगी। ऐसा काम लेकर के आ रहा है आपके सामने एयरटेल, जिसका नाम है एयरटेल IQ। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, मैंने सारी बातें आपको यहां पर डिटेल में बता दी हैं। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल आपके लिए एक बहुत सारी जानकारी लेकर के आता है और कुछ दिन पहले भी मैंने आपको यह जानकारी दी थी, अगर आपको याद हो। आप जानते हैं चील, कौवे, गिद्ध जिन्हें हम कहते हैं, और कुछ दिन पुरानी बात है, मैंने आपको यह जानकारी दी थी जिस समय मैंने आपको बताया था कि दुनिया में वो पॉल्यूटेंट जो आपके शरीर में छुपे रह जाते हैं या रखे हुए रह जाते हैं, उन्हें हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जिन्हें हम पॉप्स कहते हैं। अगर याद हो तो कमेंट में बता दीजिए। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ पॉप्स यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को प्रतिबंधित किया था, उसके बारे में चर्चा कर दीजिए। अब मैं आपको यह वाली बात बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों। भारत सरकार हाल ही में एक प्रोविजन लेके आई है, कार्य योजना लेके आई है गिद्धों को बचाने के लिए। अब आप पूछेंगे कि सर गिद्ध बचाने की क्या जरूरत है, गिद्ध देख के तो वैसे ही घृणा आती है हमको। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनको तो यह लगेगा कि अरे गिद्ध भी कोई बचाए जाने की चीज है क्या सर? अरे हां भाई साहब, गिद्ध इतनी बड़ी चीज है कि लाखों की संख्या में आपकी जो जान बची हुई है ना, वो गिद्ध के कारण बची हुई है। बोले सर गिद्ध तो मरा चीज खाने आती है, जान कैसे बचाएगी? अरे भैया सुन लो, जान कैसे बचाएगी, जान लो मेरे प्यारे साथियों। जो गिद्ध हैं, जिन्हें आप ईगल कहते हैं, असल में ये वल्चर्स हैं जो कचरा खाने आते हैं। आपको मैं बताऊं मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार ने 2020 से 25 के बीच की एक कार्य योजना बनाई है जिनमें इन गिद्धों का संरक्षण किया जाएगा। गिद्धों का संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने जो योजना बनाई है, उसका काम क्या है, आइए थोड़ा सा मैं गिद्ध की इंपॉर्टेंस आपको आपके जीवन में बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों। जो चीज आपको दिखाई दे रही है, 1 मिनट, हां जी, ये जो गिद्ध आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका यूज देखिए आपके लिए क्या होता है। देखिए आपको मालूम है मेरे प्यारे साथियों, ये एक फूड चेन है। फूड चेन बोले तो खाद्य श्रृंखला है। जब आपने घास देखी तो घास के ऊपर एक ग्रास ऊपर था, टिड्डा, जो घास खा रहा था। भाई साहब, राजस्थान में टिड्डों ने बहुत आतंक मचाया है। इस टिड्डे को खाता है फ्लाई कैचर, यानी कि एक पक्षी खाता है। इस पक्षी को मेरे प्यारे साथियों एक टर्सरी कंज्यूमर, जो कि कोई भी एक नेवला फेवला जो है, वो इस पक्षी को ग्रैब करके खा गया और इसको ये वल्चर जो गिद्ध है ये खाती है। यानी कि एक पूरी की पूरी चेन बनी हुई है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब आप सोच के देखिए कि जो तृतीयक स्तर पर, देखिए एक बात समझिए,
खाना इसने बनाया। जो खाना बनाता है ना, इकोलॉजी के अंदर उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है, यानी उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता से जो भोजन कर ले उसे प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को जो कंज्यूम कर जाए उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता को जो कंज्यूम कर ले उसे हम टर्सरी उपभोक्ता कहते हैं, और टर्सरी को जो कंज्यूम कर ले उसे टॉप प्रेडेटर कहते हैं, टॉप कार्निवोरस कहते हैं। ऐसी ही जगह पर मेरे प्यारे साथियों आपका टाइगर भी आता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए कि यह चीज कभी बची ही नहीं, तो ये नहीं बची तो क्या होगा, इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब कॉमन सेंस लगाना, मैं सरल तरीके से समझा के निकलूंगा। इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनको कौन खाएगा। जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इन्हें खाने के लिए भोजन चाहिएगा, क्योंकि इनको खाने वाला तो कोई बचा नहीं। तो ये क्या करेंगे, ये सारी चिड़ियाओं को खाने लगेंगे। ये जब चिड़ियाओं को खाने लगेंगे तो भाई चिड़ियाओं की संख्या अचानक कम हो जाएगी। चिड़ियाओं की संख्या कम हो गई तो ऐसी स्थिति में अब ये जो टिड्डे हैं, इन टिड्डों को तो ये खाता नहीं है। जब टिड्डों को ये नहीं खाता तो टिड्डों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब टिड्डों की संख्या बढ़ गई तो मेरे प्यारे साथियों अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली टिड्डे घास को चट कर जाएंगे। जो अभी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में हुआ, ये टिड्डे सारी घास साफ कर देंगे, सारे पेड़ पौधे साफ कर देंगे। और फिर भैया आप क्या करेंगे, आप क्या खाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हो गई घास खत्म। आप सोच लो कि बेटा इसके खत्म होने पर क्या हुआ, अल्टीमेटली ये चीज खत्म हो गई। अब आई बात समझ में। इसलिए इकोलॉजी, शारीरिक इकोलॉजी वर्तमान में इतनी बड़ी जरूरत क्यों है, क्योंकि इकोलॉजी है तो वो इस अल्टीमेटली वल्चर के कारण है। इस पर सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। अरे बोले भाई वल्चर बचाओ, अदरवाइज हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। इसके लिए मेरे प्यारे साथियों भारत सरकार नियम लेके आ रही है। फिर आप पूछेंगे सर इनकी संख्या में दिक्कत क्या हुई। मैंने कहा भाई एक आइडिया है जिसमें कहा जाता है कि इधर देखिए, एक समय था जिस समय इनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या में हुआ करती थी, मिलियंस में ये हुआ करते थे वर्ष 2000 आसपास के आसपास, लेकिन अब इनकी संख्या सैकड़ों में बची है। रीजन था मेरे प्यारे साथियों कि लोगों ने इनको खिलाना शुरू कर दिया था डाइक्लोफेनेक। बोले लोग खिला रहे थे। हमने कहा हां कैसे, आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों कि गांवों में जब पशु को कोई पेन होता है तो उसे डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन दिया जाता था। पशु का जब देहांत हो जाता है तो गाय जो है हमारे लिए अत्यंत ही पूजनीय है। ऐसी स्थिति में हम लोग उसकी किसी भी खाल का या किसी भी उसके शारीरिक अवशेष का उपयोग नहीं करते और उसे हम खुले में छोड़ के आ जाते हैं ताकि उसका जीवन किसी अन्य जीव के पेट भरने में उपयोगी हो जाए। लेकिन गाय के शरीर में हुआ दर्द जो है उसको कभी हमने मिटाने के लिए या उससे दूध उत्पादित करने के लिए जो इंजेक्शन दिया था उसमें पेन किलर के रूप में डाइक्लोफेनेक दिया था। वो डाइक्लोफेनेक उस पक्षी के यानी कि उस जानवर के, पशु के शरीर में एकत्रित हो गया और उसको मेरे प्यारे साथियों इस वल्चर ने जब खाया तो वो वल्चर के शरीर में चला गया। वल्चर के शरीर में जाकर के वो पक्षी अब उड़ नहीं पाया, क्योंकि वो दवा डाइक्लोफेनेक उस पक्षी के लिए एक प्रकार का न्यूरोटिक टॉक्सिन की तरह कार्य कर रहा था, तंत्रिकीय जहर के रूप में कार्य कर रहा था। और मेरे प्यारे साथियों वो पक्षी इसके कारण उड़ नहीं पाया और वो मारा गया। ये पूरा काम पहले भी मैंने आपको बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के रूप में बताया है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला गया तो बायो अक्यूमुलेशन कहलाया। तो यह कार्य हुआ जिसके कारण भारत सरकार इस निर्णय पे पहुंची कि हमें अत्यंत जल्दी रूप से इस डाइक्लोफेनेक को रोकना चाहिए, और पूरी दुनिया ने इस पर निर्णय लिया। और उस दुनिया में लिए गए निर्णय को हम लोग स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कहते हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के नाम से जाना जाता है स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसे आप पॉप्स के नाम से जानते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने मेरे प्यारे साथियों 7 ऐसे हजारडस पॉप्स बैन किए हैं। मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले भी पढ़ाया है, याद कर लेना। भारत सरकार ने हाल ही में 7 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बैन किए हैं जिनके नाम मैंने यहां पर लिख दिए हैं, जिनकी वजह से पक्षियों का नुकसान होता है, जीवों का नुकसान होता है। ये सारे नाम आपको यहां पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। भारत सरकार के द्वारा किए गए पहले प्रयासों में हरियाणा का नाम आता है मेरे प्यारे साथियों, जहां पर एक ऐसा वल्चर कंजर्वेशन पार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है जटायु। मेरे प्यारे साथियों पंचकुला में स्थित है यह जटायु, जहां पर वल्चर्स को सेव किया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने इनको बचाने के लिए जो योजना बनाई है, उस योजना के तहत भारत के 5 राज्यों को चुना गया है जहां पर वल्चर कंजर्वेशन पार्क बनाए जाएंगे। उन 5 राज्यों का नाम है त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इन 5 राज्यों के अंदर वल्चर कंजर्वेशन पार्क बनाए जाएंगे। जितने भी साथी मेरे लाइव हैं, एक बार दम लगा के सभी साथी शेयर कर दो, अपने सभी साथियों को लाइव ले आओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियों का सीन चल रहा है मेरे प्यारे साथियों। चांद की
सतह पर पानी मिला है। यह किसने बताया? यह नासा ने बताया, और नासा ने एक टेलीस्कोप की मदद से बताया जिसका नाम सोफिया है। अब भाई साहब बात यह है ना कि जब इन्होंने बताया तो हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल वैसे थे। बेटा सुनो, हमारे वाले चंद्रयान 1 है ना, यह आज से 11 साल पहले बता चुके हैं कि चंद्रमा पर पानी है, साउथ पोल पर। अब तुम लोग खोज खोज करके कंफर्म कर रहे हो। हमारी टेक्नोलॉजी देखो, हमको प्राउड होना चाहिए इसरो के ऊपर। उसने चंद्रयान 1 के नाम से पहले ही बता दिया था कि साहब हमने चंद्रयान 1 के माध्यम से पहले ही बता दिया था कि चंद्रमा पर पानी है। आज आप लोग एक विमान के ऊपर लगा के टेलीस्कोप ढूंढ रहे हो कि चंद्रमा पर पानी है कि नहीं। अरे हमारी बात सुन लो, हम पहले ही चंद्रयान 1 के बारे में बता चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। 22 अक्टूबर आज से 12 साल पहले मेरे प्यारे साथियों, भारत ने चंद्रयान 1 छोड़ा था, जो कि चंद्रमा के चक्कर काटने गया था, और उसने वहां पर साउथ पोल पर घूमते हुए यह बताया था कि चंद्रमा पर पानी उपस्थित है। उस चीज को कंफर्म किया है आपने, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ठीक है ना। तो इन्होंने वर्तमान में कहा है कि यहां पर पानी उपस्थित है, और यह कहा है कि चंद्रमा के ऊपर गुफाएं स्थित हैं। तो जाकर के जाएंगे ना साहब, अभी वो रुकने कौन से मिशन आर्टेमिस लेकर नासा वाले जा तो रहे हैं 2024 में, तो उनको टेंट देके मत भेजना, उनको गुफाओं में रुकने की कह देना कि जाकर के रुक जाएंगे। पहली बार महिला जा रही है, दूसरी बार पुरुष जा रहा है, तो उनको कहिएगा कि वो वहां जाकर के रुक जाएं। दूसरी बार भारत ने चंद्रयान 2 भी भेजा था। सपने बड़े थे हमारे, हमने 22 जुलाई 2019 को भेजा। लैंडर, रोवर, विक्रम, प्रज्ञान सब भेजे हमने। लैंडर विक्रम था, प्रज्ञान रोवर था, और हमने यहां पर ऑर्बिटर भी भेजा। लेकिन क्या करें साहब, विक्रम लैंडर लैंड होते समय फट गए, यानी कि वो टच नहीं हो पाए, और टच नहीं हो पाए तो हमारा चंद्रयान 2 का आधा ही काम पूरा हुआ। और मेरे प्यारे साथियों, भारत ने चंद्रयान 2 को सक्सेसफुली 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। इसके साथ ही चीजें आपको प्राप्त होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों नासा की, तो नासा हाल ही में मिशन आर्टेमिस 2024 में भेजने जा रहा है, जिसके लिए नोकिया वाले 4G लगाने जा रहे हैं। मोबाइल तो चल नहीं है, 4G लगाएंगे। आज सुनिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं चंद्रयान 1 के बारे में, और वो फैक्ट ये हैं कि चंद्रयान परियोजना वर्ष 2007 में भारत ने अंतरिक्ष एजेंसी जो रूस की है, जिसका नाम है रोसकॉसमॉस, उसके सहयोग से बनाना प्रारंभ किया था। और भारत प्लान कर रहा है वर्ष 2024 तक चंद्रयान 3 भेजने की, जिसमें कि हम लोग जापान की स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे हम जाक्सा के नाम से जानते हैं, इसके साथ हम लोग दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। तो 2024 में चंद्रयान 3 भेजा जाएगा, जिसमें जापान हमारा सहयोगी होगा। 2008 में जो हमने भेजा था मेरे प्यारे साथियों, उसमें रोसकॉसमॉस रशिया साथ था। चंद्रयान 2 हमने इंडिपेंडेंटली भेजा, हमने कहा हमें किसी की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के वैवल राम कंवलनावन की किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, इन्हें सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सेशल्स नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है? आइए बता देते हैं। देखिए, ये हैं वो व्यक्ति जिन्हें यहां के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। भारतीय हैं तो थोड़ा इज्जत दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर सेशल्स की हम बात करें तो आपके सामने ये रहा सेशल्स। पहचान रहे हो इस आइलैंड को, इस कॉन्टिनेंट को? इसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका की बगल में देख रहे हो, ये है मेडागास्कर। अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में ये जो लाइन है ना, इसे मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक आइलैंड स्थित है जिसका नाम है सेशल्स। सेशल्स इंडियन ओशन समूह का रीजन है भाई। इंडियन ओशन ऑर्गेनाइजेशन जो आप पढ़ते हैं, उसका संगठन 5 देशों के माध्यम से बना हुआ है। वो 5 देश कौन कौन से हैं जो कि यहां पर इसका निर्माण करते हैं? आइए, कॉमरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, ला यूनियन और सेशल्स, इनकी वजह से निर्मित होता है इंडियन ओशन रीजन। ये रहा आपके इंडियन ओशन कमीशन, ये रहा सेशल्स के बारे में जानकारी। तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों, अब आपके सामने 2-4 जानकारी और चल लेते हैं। सेशल्स की जब बात आए तो जान के बता दें आपको कि भारत और सेशल्स के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जिसे हम लामित्य के नाम से जानते हैं। यह किस नाम से जाना जाता है? लामित्य के नाम से जाना जाता है। यह याद कर लेना। कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं कि यह बिहार के हैं, तो चलिए बिहार में इलेक्शन है, इसी नाम पर वोट दे दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी है, दुनिया में सबसे छोटी और एक दिन से भी कम समय में आसानी से पैदल यात्रा की जा सकती है, इतनी छोटी सी राजधानी है इसकी। हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज जिसका नाम है केसरी, उसने मिशन सागर के तहत कोविड-19 संबंधित दवाएं प्रदान करने के लिए सेशल्स पहुंचा था। भारत ने कोविड-19 की दवा यहां पर पहुंचाई थी और उस मिशन का नाम क्या था? मिशन सागर। याद कर लेना, जो जहाज यहां लेके गया था उसका नाम था मिशन केसरी।
केसरी मिशन, वो जहाज का नाम था केसरी, और वो यहां पर जाकर के मेरे प्यारे साथियों दवाई पहुंचाया था। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है, यहां पर भी रुपया चलता है। 8 देशों में से एक है जहां पर रुपया चलता है। यहां के राष्ट्रपति वेवल राम कंवलनाम को चुन लिया गया है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सामने होने के कारण इसे अफ्रीका ही कंसीडर किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लागू किया है या फिर समय आगे बढ़ाया है? तो उसका नाम है मेरे प्यारे साथियों अरुणाचल प्रदेश। देखिए जनाब, क्या है ना कि आप जब नौकरी करेंगे ना तो आप चाहेंगे कि ऐसा यानी कि स्टेट इंश्योरेंस आपको भी मिल जाए। स्टेट इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है ना कि अगर आप बीमार शिमार हो गए तो आपको भैया थोड़ा पैसा मिल जाता है सरकार की तरफ से। उस इंश्योरेंस की योजना को अरुणाचल प्रदेश में आगे बढ़ाया गया है। बस इतना सा याद करना है, बाकी कुछ याद नहीं करना है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की शुरुआत 1952 में हुई थी, बस ये बात आप अतिरिक्त रूप से जान लीजिएगा। इसके तहत लोगों को जो भारत में कार्मिक हैं उन्हें वो क्या बोलते हैं ना इंश्योरेंस उपलब्ध कराया जाता है। अगर हॉस्पिटलाइज हो जाए तो पैसा भी उपलब्ध करवाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में बढ़ाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। कुछ ही दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में जोगिंदर सिंह वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया था। याद है जोगिंदर सिंह वार मेमोरियल? कुछ ही दिन पहले पढ़ाया है मैंने आपको। और दूसरा, यहां पर एक ऐसे रेलवे एयरपोर्ट का तीसरा एयरपोर्ट यहां विकसित किया जा रहा है जिसको होलोंगी एयरपोर्ट कहा गया है, जो यहां की तीसरा है। नवंबर 2022 तक यहां पर शुरू हो जाएगा। यहां की राजधानी है मेरे प्यारे साथियों ईटानगर। इसके बॉर्डर साझा होते हैं चाइना के साथ में और म्यांमार के साथ में। यहां के राज्यपाल है बीडी मिश्रा। यहां के मुख्यमंत्री का नाम पेमा खांडू है। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। यहीं से मेरे प्यारे साथियों नामचा बरवा से होती हुई जो आपके पीछे ब्रह्मपुत्र आ रही है वो नामचा बरवा से भारत के अंदर एंट्री करती है। और यहां पर जो नेशनल पार्क स्थित हैं उनके अंदर मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क प्रमुख हैं। क्लियर मेरे प्यारे साथियों? अरुणाचल प्रदेश के बाद अब हम आगे चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ परिपत्र अर्थव्यवस्था पर 2 दिवसीय हैकाथन का आयोजन कहां किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों अटल इनोवेशन मिशन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के साथ में हम लोग मिलकर के एक हैकाथन शुरू कर रहे हैं। बाय द वे ये हैकाथन होती क्या है? देखो बेटा, दौड़ते हो तो मैराथन होती है, अगर दिमाग दौड़ाते हो तो हैकाथन होती है। समझ गए? आसान भाषा में समझा दिया हमने। चर्चा चूंकि अटल इनोवेशन मिशन की है तो याद कर लीजिएगा अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी। यहां पर इनोवेशन करना था, नीति आयोग की मदद से यह काम किया गया था। मेरे प्यारे साथियों यहां पर ऐसे काम करने थे जिसकी वजह से देश के अंदर इनोवेशन यानी कि नई खोज को बढ़ावा दिया जा सके, लोगों के इस बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके, ऐसे कार्य यहां करना प्रसंभावित था। मेरे प्यारे साथियों इसी क्रम में अगर हम बात करें तो अटल इनोवेशन मिशन के अंदर यहां पर अब तक 500 ऐसी लैब खोली जा चुकी हैं जहां पर नए इनोवेशंस किए जाते हैं। इसी प्रकार से यहां पर 100 ऐसे सेंटर अब तक बनाए जा चुके हैं भारत में जहां पर आप लोग बैठ करके नए विचार कर सकते हैं, जिन्हें हम इंक्यूबेशन सेंटर कहते हैं। भारत चूंकि यह ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है तो याद कर लीजिएगा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत की मालाबार एक्सरसाइज में शामिल होने का फैसला किया है। मेरे प्यारे साथियों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, अमेरिका मिलकर के आप लोगों के सामने क्वाड का निर्माण किए थे, जिसकी दूसरी बैठक हाल ही में संपन्न हुई थी। मेरे प्यारे साथियों दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाल ही में एक विस्फोट में लगभग 380 व्हेल की मौत हो गई थी। यह है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया इन रिसेंट करंट। किस तरह का आपको यह प्रयास हमारा लग रहा है, कृपया करके इसे आप बताएं। विश्व आर्थिक आउटलुक आपको याद हो तो IMF के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली एक मैगजीन है जिसमें कहा गया है कि वर्ल्ड के अंदर भारत की जो ग्रोथ है यह 10% के हिसाब से डिक्रीज हो रही है। 10% के हाल से मतलब श्रिंक हुई है। IMF की रिपोर्ट में यह बात पता चली है। अगर हम IMF की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों IMF की स्थापना 1944 में की गई थी। वर्तमान में 190 यहां सदस्य हैं, 150 यहां पर नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। यह आपको यहां के बारे में एग्जीक्यूटिव आगे डिटेल में भी बता पाता, लेकिन समय की मर्यादा है कि यह कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। आपके साथ ही पैरेलल वीडियो में चलना प्रारंभ हो गया है एक और वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ा रहे हैं क्या डूब जाएगा बिग बाजार। इसी सेशन के पैरेलल में अब वो चलना शुरू हो गया है। 7:45 पे मैंने उसे शुरू किया है, आप लोग देख सकते हैं उसे। बहुत ही जबरदस्त न्यूज है किस प्रकार से बीच में फंस गया है बिग बाजार यानी कि फ्यूचर ग्रुप। किस किस के? अमेजन के बीच में और मेरे प्यारे साथियों रिलायंस के बीच में। और उसकी स्थिति अगर ऐसी रही तो क्या होंगे फैसले, वो आपके सामने वाईफाई स्टडी 2.0 पर ही वीडियो दिया गया है, उसे भी अपने अत्यधिक मित्रों के साथ में शेयर करें। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये सेशन बेहद पसंद आया होगा। आज की अदर इंफॉर्मेशंस में कंट्रीज में आपके सामने नाइजीरिया है जिसकी राजधानी अबुजा है, मुद्रा नायरे है, राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी है, अफ्रीका में ये स्थित है। मेरे प्यारे साथियों अगर आपके सामने बात की जाए तो 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया गया। अपने कैलेंडर में 29 अक्टूबर की तारीख नोट कर लीजिए क्योंकि 2 बजे दोपहर में वाईफाई स्टडी पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर
करंट अफेयर का रिवीजन बैच लेकर के मैं हाजिर हो रहा हूं, जिसमें आपको करंट का कंटेंट भी पूरी तरह से टाइप हुआ रिवीजन पर्सपेक्टिव से बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहां पर आपको दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी एग्जामिनेशंस, यूपी के जो एग्जामिनेशंस आ रहे हैं उन सब से संबंधित करंट अफेयर्स का एकदम पावर पैक उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो इसे आप याद रखें। दोपहर 12 बजे हमारे द्वारा आप लोगों के लिए YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट द हिंदू का हिंदी में सेशन लिया जाता है। यह YouTube चैनल का नाम है यूपीएससी, जहां द हिंदू हिंदी में बिल्कुल मुफ्त में विद कंटेंट और प्रीलिम्स और मेंस बेस्ड सवालों के साथ उपलब्ध करवाया जाता है। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे यूपीएससी कोर्स और एसएससी कोर्स, इनमें 10% का डिस्काउंट लेकर के मेरे अलावा जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनका भी क्लास एक्सेस कर सकते हैं। ये दोनों ही क्लास बेहतरीन है, मोस्ट इन डिमांड है, इंडिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पढ़े जाने वाली पेड बैचेस में से एक बैच एसएससी वाला ये बैच है, और यही मुकाम हम अब यूपीएससी में भी हासिल करने पहुंच चुके हैं। लगभग हम उसी स्थिति में हैं जब हम ये कह सकें कि हां, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ये फाउंडेशन बैच है। तो आपका निर्णय है, जुड़ जाइए, अंकित परिवार के सदस्य बनिए। अंकित 10 रेफरल कोड लगाते समय याद रखें, अंकित और 10 को कैपिटल्स में लिखें, इसके बीच में किसी प्रकार का स्पेस ना दें। आपका दिन मंगलमय हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच। दूसरा वाला वीडियो चल ही रहा है, तो इसे बंद करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।